नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, टॉपिक वाइज वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं आप लोगों के ही फरमाइश पे, चूँकि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स हैं तो इन्हीं के कड़ी में ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज ये वीडियो जो है सौर मंडल के ऊपर आधारित है। बहुत सारे बच्चे ने इस वीडियो के लिए कॉमेंट कर रखा है ना, आप भी देखे होंगे तो मैंने ये वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इस वीडियो में हम सौर मंडल को A to Z समझेंगे, जो है ना, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, अपसौर, उपसौर कब होती है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, क्या जो भी होती है, जो भी आपके एग्जाम्स में आते हैं, सभी क्वेश्चनों का डिस्कस हम इसमें करेंगे, वो भी देसी अंदाज में। आज के बाद आपको सौर मंडल से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यहाँ पे मैं 100% लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख समझ लिया तो आपको ब्रह्मांड से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है हेडिंग है सौर मंडल। सौर मंडल के अंदर मैंने जैसा कि बताया कि ग्रुप है ना, जैसे 8 ग्रह हैं। इसके अलावा आपको क्षुद्र ग्रह मिलेगा, धूमकेतु मिलेगा, उपग्रह मिलेगा। ये सभी के सभी पिंड जो मिलके हैं ये क्या बना, मतलब क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं जी सौर मंडल। क्या कहलाते हैं भाई? सौर मंडल कहलाते हैं, ठीक है। सौर मंडल का केंद्र जो है ये सूर्य को माना गया है, जो ऑथेंटिक है। कभी पहले जो है प्राचीन काल में आपको पृथ्वी को भी सौर मंडल का केंद्र माना गया था, लेकिन बाद में कारगर साबित नहीं हुआ। ये तो सिर्फ इंट्रो था। इसके अलावा चलते हैं हम सूर्य के पास, ठीक है भाई। सूर्य के पास चलेंगे, पहले हम सूर्य को समझेंगे, क्योंकि सौर मंडल का मुखिया सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का जनक भी सूर्य को कहा जाता है, या मुखिया या पिता भी कहा जाता है। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखेंगे। हालांकि यहाँ से 4 ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। जो कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं इस वीडियो के अंत में मैंने एग्जाम वाली बातें करके टॉपिक में हेडिंग दे दिया हूँ, वहां पे बात करेंगे कि आपके एग्जाम में कौन कौन आता है। बाद बाकी मैं यहाँ पे आपको A to Z समझाने के हिसाब से ये वीडियो अरेंज किया हूँ, ठीक है भाई। तो सूर्य जो है ये मंदाकिनी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। और ग्रह किसके परिक्रमा करते हैं? तो सूर्य के परिक्रमा करते हैं। हर एक दूसरे पे डिपेंड है, मतलब वहां पे सौर मंडल में ऐसे सिस्टम काम करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। किसकी परिक्रमा कर रहे हैं सूर्य भाई? तो मंदाकिनी की, ठीक है। यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो सूर्य के द्वारा मंदाकिनी को चक्कर लगाने में लिया गया समय को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। एक आपने प्रकाश वर्ष का नाम सुना होगा। प्रकाश वर्ष जो है ये सीधे सीधे इसकी वैल्यू आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर, या फिर अगर मीटर में लिखना चाहो तो 12 को 15 लिख दो, 3 को 0 बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा जो आपका खगोलीय दूरी का मात्रक होता है ये आपका क्या होता है? पारसेक। पारसेक कितनी की वैल्यू होती है भाई? तो पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। तो लाइट ईयर अपने आप में इतनी बड़ी है, उसके भी 3.26 टाइम जो है आपका प्रकाश वर्ष, सॉरी पारसेक है, ठीक है भाई। तो ये तो बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं ये बताया कि सूर्य जो है मंदाकिनी की चक्कर लगाते हैं, और ये मंदाकिनी के चक्कर लगाने में सूर्य के द्वारा लिया गया समय को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 110 गुना बढ़ रहा है, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। गुरुत्वाकर्षण की बात करेंगे तो पृथ्वी से 28 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण है आपका, कहां पे? सूर्य के अंदर। सूर्य में प्रकाश को पृथ्वी पर आने, अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां जहां क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे मैं आपको स्टार लगाऊंगा, जो आज तक एग्जाम में आया है, ठीक है। सूर्य जो पृथ्वी पर प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश है ये पृथ्वी तक आने में 8.8 मिनट और 17 सेकेंड का समय लेता है। कहीं कहीं आप इसको 500 सेकेंड भी देखेंगे, अगर ऑप्शन नहीं है तो। कहीं कहीं आप इसे 8.2 मिनट भी देखेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको नॉलेज होना चाहिए पुख्ता वाली। इसके अलावा सूर्य की जो प्रकाश आती है तो प्रकाश की चाल भी आपसे पूछा जाता है। तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड जो है प्रकाश की चाल है। अब इनसे गुना कर लीजिए, 8 है ना, 8 और 17, इतना लगभग 500 टाइम इसको गुना कर लीजिए। इतनी दूरी हो जाएगी सूर्य की, क्योंकि प्रकाश जो है वहां से चल के पृथ्वी तक आया है। तो दूरी भी आप निकाल सकते हैं। यही सब कैलकुलेशन से दुनिया चलती है भाई। इनके अलावा सूर्य की बनावट में 71% हाइड्रोजन है,
26% हीलियम है। यानी हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये आपका बहुल तत्व है कहाँ पर, सूर्य के अंदर। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये सूर्य हमें ऊर्जा जो देती है तो ये क्या कारण है, तो आप बताएंगे कि सूर्य के अंदर जो है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। अब संलयन क्या होती है और एक आपका विखंडन क्या होती है, ये दोनों मैंने बता रखा है। विखंडन नाम से स्पष्ट है भाई कि खंडित होता होगा, यानी कोई एक बड़ा चीज दो छोटे छोटे या फिर कई छोटे छोटे चीज में बंट जाएंगे तो इसे विखंडन कहते हैं। और दो छोटे छोटे चीज जुड़ के वो बड़ा चीज बन जाएगा तो इसे हम संलयन कहते हैं, है ना। तो ये संलयन अभिक्रिया आपका होता है सूर्य और तारा के अंदर भी। ठीक है, तारा के अंदर भी संलयन अभिक्रिया ही होती है और सूर्य के अंदर भी संलयन अभिक्रिया ही होती है, जिसके फलस्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब संलयन क्या होता है ये मैंने बता ही दिया। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होती है सूर्य के अंदर। इसके अलावा सूर्य का केंद्रीय भाग को हम कहते हैं क्या, क्रोड, और पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, क्रोड। तो ये दोनों जगह बात ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के रिलेशन में भी क्रोड है और सूर्य के रिलेशन में भी क्रोड है। ठीक है, लेकिन सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड है, जबकि पृथ्वी के आंतरिक भाग सबसे निचला भाग जो है, आप जानते हैं कि पृथ्वी के हम 3 लेयर को हम लोग पढ़ते हैं। एक तो हम क्रस्ट को पढ़ते हैं जो सबसे ऊपर वाला है, बीच वाले को हम मेंटल, पागल वाला मेंटल नहीं, मेंटल कहते हैं, और सबसे नीचे वाले को हम कोर या ग्रोड, गुरुमंडल या क्रोड कहते हैं। ठीक है, लेकिन सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहता है। भाई टाइम भले आधा घंटा लग जाए लेकिन पूरी नॉलेज अच्छे से ले लीजिएगा कि दोबारा कभी ब्रह्मांड आपको पढ़ना ना पड़े। जिस तापमान है ना, जिसका तापमान कितना होता है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, भाई कल्पना करना ही पड़े है। इस केंद्रीय भाग के बाहरी सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य के सतह के बाहरी भाग के टेम्परेचर कितनी होती है, तो आप बताते हैं 6000 डिग्री सी। एक्चुअली में ये किसकी टेम्परेचर है, तो सूर्य का आउटर एरिया है जिसको हम प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा प्रकाश मंडल कैसा सतह है, तो दीप्तिमान है। दीप्तिमान मतलब ज्वलंत है, प्रज्वलित है, दीप्तिमान है, चमकीला होता है। ठीक है, इनके अलावा एक सूर्य का लेयर है, भाग है, जिनका नाम है क्रोमोस्फेयर यानी वर्णमंडल। यह प्रकाश मंडल के किनारे वाली भाग है जो वायुमंडल के प्रकाश का अवशोषण कर लेने के कारण प्रकाशमान नहीं हो पाता है। जैसे सूर्य केंद्रीय भाग को आपने क्रोड देखा, जब ये बाहरी भाग हम ये वाली देखे तो इसे हम प्रकाश मंडल बोले थे। अब इस बाहरी भाग के भी एक भाग और साइड में रहेगा, इसे क्रोमोस्फेयर वर्णमंडल कहते हैं, और ये अदीप्त भाग होते हैं। ठीक है, इनके अलावा एक और भाग है सूर्य का किरीट कोरोना। यह एक्स किरण उत्सर्जित करते हैं। कौन सा, एक्स किरण उत्सर्जित करते हैं। जो एक्सरे वगैरह की मशीन कार्य करता है ये एक्सरे पे ही काम करता है। रे मतलब किरण, इसका नाम ही पड़ गया एक्सरे, है ना भैया। तो एक्स किरण उत्सर्जित करते हैं सूर्य का कौन सा पार्ट, कोरोना। इसमें जो छोटी छोटी बातें काम आएंगे जी आपको जब कथन वाला क्वेश्चन करेगा एग्जामिनर आपसे। तो यहां तक आपने क्या क्या सीखा कुछ बता पाएंगे? चलिए मैं बताता हूं, है ना। सौर मंडल में बहुत सारे पिंड है, सूर्य है, ग्रह है, उपग्रह है ना, इस धूमकेतु है, इसके अलावा क्षुद्र ग्रह है, ये सब है। इसके अलावा सूर्य के बारे में हमने पढ़ा कि इसके अंदर नाभिकीय संलयन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता होती है जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नाभिकीय संलयन क्या होती है, विखंडन क्या होती है, ये हमने जाना। इसके अलावा सूर्य के विभिन्न लेयर को हमने जाना कि बीच वाले को केंद्र कहते हैं, इसकी टेम्परेचर करोड़ों में है। इसके अलावा इसके बाहर वाले सतह को हम प्रकाश मंडल कहते हैं, इसके बाहर वाले सतह को हम वर्णमंडल कहते हैं, इसके बाहर वाले सतह को हम किरीट और कोरोना कहते हैं। इस प्रकार से हम इसे पढ़ लिए। ठीक है, इसके अलावा किरीट और कोरोना से हमें एक्स किरण की उत्सर्जन देखने को मिलती है सूर्य के अंदर। इसके अलावा सूर्य में स्थित जो काले काले धागे हैं मतलब धब्बे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रोनहोफर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं,
फ्रोनहोफर रेखा कहा जाता है, जो सूरज में आपको काले काले धब्बे दिख रहे होते हैं। धब्बा चांद में भी है, कहीं नजर न लगे आपको, है ना भाई। इनके अलावा सन स्पॉट जो है ये किरीट में उपस्थित काले रंग की धब्बे हैं। अब ये जो आपने सूरज की लेयर देखा था, इसमें एक किरीट या कोरोना देखा था जहां से एक्स किरण की उत्सर्जन हो रही थी, है ना। तो ये काले रंग की धब्बे उपस्थित किरीट के अंदर भी होते हैं। इसमें चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होता है। जो काले रंग की धब्बा आपको दिख रहा होता है, ये कहां पे होता है? किरीट के अंदर होता है ना। किरीट क्या होता है? केंद्रीय मंडल क्या होता है? वर्णमंडल क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? ये सूरज के बारे में मैंने आपको सारा बात इसमें बता दिया है। अब चलते हैं आगे। एक होता है आपका जी सोलर वाइंड होता है। कोरोना से निकलने वाली प्रोटॉन्स की धारा सौर पवन कहलाती है। अभी आपने किरीट कोरोना जिसके अध्ययन किए, जहां पे आपको काला धब्बा देखने को मिला, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिला, है ना। तो इसमें से जब प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव कण होती है, जब ये आपका बाढ़ की तरह जब इसकी बरसात होने लगती है, तो ऐसे ही बारिश को सोलर वाइंड कहते हैं, है ना। प्रोटॉन्स की जो धारा निकलती है उससे हम क्या कहते हैं? सोलर पवन या सोलर विंड कहते हैं। इनके अलावा वायुमंडल और एक बात ध्यान रखिए, पूरा जो है आपको आगे पूरा मटेरियल मिलेगा भाई। मैंने पहले ही बताया, एग्जाम वाली बात हम बाद में करेंगे, पहले बेसिक समझ लेते हैं। वायुमंडल और सौर के पवन के घर्षण से उत्पन्न होने वाली ज्योति पुंज को ऑरोरा बोरियलस कहते हैं, जो नॉर्थ पोल की घटना है, तथा ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस ये साउथ पोल की घटना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, कई दफा आया है कि ऑरोरा बोरस की घटना कहां पे घटती है। एक तो आपको वायुमंडल के लेयर से रिलेट करके पूछा जाता है। वायुमंडल के जो 5 लेयर हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, मध्यमंडल, है ना, आयन मंडल, इस प्रकार से एक तो इसको रिलेट करके आपसे पूछा जाता है ये वाली क्वेश्चन। और एक डायरेक्ट ब्रह्मांड के रिलेशन में पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में जो सौर पवन के घर्षण से उत्पन्न होने वाली ज्योति पुंज होती है उसे क्या कहते हैं? तो ऑरोरा बोरियलस कहते हैं या फिर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियास कहते हैं। ये पोल पे डिपेंड करता है। जो ऑस्ट्रेलिया वाला है वो आपका साउथ पोल पे होगा, और जो आपका बोरियलस वाला है ये आपका जो है आपका नॉर्थ पोल पे होगा। अब आते हैं सौर मंडल के पिंड। तो इसमें क्या है? ग्रह 8 हैं, और आपका जो है मैंने ग्रह के बारे में बढ़ते हुए दूरी और इसके हिसाब से जो है आपको यहाँ पे इस पे डिसाइड करेंगे, फिगर के साथ आपको बताऊंगा ताकि ज्यादा दिन याद रहेगी। देखिए, ग्रह को हम कई कैडर में पहले बांट लेते हैं। 8 ग्रह आपके सामने हैं। सबसे पहले जो ये सूरज है, ये सूरज जो है बीच में जो एकदम लाल दिख रहा है, ज्वलंत, एकदम गुस्सा में रहते हैं सूरज भगवान, है ना। तो ये जो है बीच वाले ये 4 ग्रह जो हैं, ये वाला जो 4 ग्रह हैं आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसे हम कहते हैं जी आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि सूर्य मुखिया है तो पिताजी के हिसाब से ही बात होगी घर में। तो सूर्य के रिलेशन में ये नजदीक है, इसीलिए हम इसे आंतरिक ग्रह कहते हैं, है ना। या फिर इसे ही हम कहते हैं जी आपका पार्थिव ग्रह। क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। पार्थिव मतलब पृथ्वी से आप रिलेट कर सकते हैं इसे याद रखने के लिए। बाद बाकी जो 4 गो बच गया आपका, यूरेनस बच गया, शनि बच गया, नेपच्यून बच गया और बृहस्पति बच गया। तो इन चारों को आप या तो जोवियन ग्रह कह लेते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं, या फिर इसे बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो जो दूर है इसे बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह 4 गो, और जो 4 गो नजदीक है उसे आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अब देखिए, ये सौर मंडल में सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार पे ऑलरेडी सजाया गया है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो आप कहते हो जी बुध है ना। क्या कहते हो जी? बुध है। तो बुध सबसे छोटा लड़का सूर्य को सबसे ज्यादा प्यारा है, इसीलिए अपने पिताजी के बगल में बैठा है, देखो। ठीक है, फिर हमने कहा था जी कि पृथ्वी की बहन होती है आपका जी शुक्र ग्रह, है ना। तो 2 बहनें हमेशा एक ही जगह बैठ के कुछ ना कुछ बातें करती रहती है। तो देखिए, आपका शुक्र जो है पृथ्वी के पास आराम से बैठी हुई है। ठीक है, पहले शुक्र आएगा फिर पृथ्वी आएगा। एक बार क्रम लिख देता हूं, क्योंकि ये एक सीध में नहीं लिखा है तो आप कंफ्यूज में पड़ जाओगे। बुध, है ना, फिर आपका शुक्र, फिर आपका पृथ्वी, फिर आपका मंगल, फिर आपका बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ये हमारे सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। इसे याद रखने की तरीके तो मैं बता चुका हूं कि भाई आपको सबसे छोटा बेटा को जो है सूर्य के पास बैठा देना है बुध को, और अपनी 3 नंबर पे पृथ्वी रखना है,
बीच में आपको सूर्य रख लेना है, यही 3 याद रखना है, बाद बाकी आगे याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर दिन का क्रम पढ़ देना है ना। तो मैं रविवार से स्टार्ट करता हूँ, रवि नाम की कोई ग्रह नहीं है तो यहाँ पे खत्म। फिर सोम नाम की भी कोई ग्रह नहीं है तो ये भी खत्म। मंगल है, मैंने पृथ्वी के बाद मंगल लिख लिया। फिर बुध लिखना था लेकिन बुध तो छोटा दुलारा होने के कारण सूर्य के पास पहले से है तो बुध के बाद बृहस्पति पढ़ना पड़ेगा, तो हमने बृहस्पति लिख लिया। शुक्र लिखना था लेकिन बहन के पास बैठी पहले ही बैठी है शुक्र, तो मुझे शनि लिखना पड़ा और लास्ट में अरुण वरुण लिखना पड़ा। तो ये 8 ग्रह जो है सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार, आपने आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह या फिर बाह्य ग्रह या जोवियन ग्रह को देखा। इसके अलावा 8 ग्रह को जो है बढ़ते हुए सूर्य से दूरी के अनुसार देखा। अब क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो जो बाह्य ग्रह है इसको हम पहले उठा लेंगे, जो बाह्य ग्रह है इसको हम पहले उठा लेंगे। तो जैसे ही क्रम में है वैसे ही उठाएंगे। तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, तो ये हमारा 4 ग्रह हो गया है ना, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से। 5वां हमारा पृथ्वी आ जाएगा है ना, 5वां हमारा जो है पृथ्वी आ जाएगा, 6ठा हमारा मंगल, 7वां हमारा शुक्र और 8वां हमारा बुध आ जाएगा। तो ये हमारा जी हो गया किसके अनुसार है ना, क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम है, सबसे बड़ा से सबसे छोटा तो अवरोही क्रम में हो गया। ठीक है भाई, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जोवियन ग्रह या बाहरी ग्रह मैंने बता ही दिया क्या होती है, जो 4 गो बाहर होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक क्या होता है, पारसेक, इसके बारे में जानकारी दे दिया था। पारसेक 1 प्रकाश वर्ष बराबर है ना, 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 उन्हें 10 के पावर 12 किलोमीटर बताया या 15 मीटर बताया। इतने को अगर 3.26 के गुना कर देंगे तो 1 पारसेक का वैल्यू आ जाएगा, यानी 1 पारसेक बराबर 3.26 लाइट ईयर। इसके अलावा प्लूटो जो पहले ग्रह माना जाता था, 2006 में एक सम्मेलन के दौरान इसे जो है बौना ग्रह करार दे दिया गया। अब ये ग्रह किस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि भाई अमुक चीज ग्रह रहेगा या फिर इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। तो ग्रह जो है ना, एक नियमित कक्षा में, एक अपने कक्षा में सूर्य की परिक्रमा लगाए बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए तो वो ग्रह होता है। अगर दूसरे के घर में भी कूदाफानी करने लगे तो उसे बौना ग्रह करार दे दिया जाता है। तो ये आपका प्लूटो जो है बौना ग्रह है ना, ये आपका यूरेनस के कक्षा से भिड़ गया था, तो इसके लिए। इसके अलावा अब हम इस ग्रहों को अलग अलग से पढ़ेंगे। तो इस क्रम में पहला है बुध ग्रह सबसे छोटा। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कौन छोटा कौन बड़ा, क्योंकि ये बात हो गई, वो भी क्रम बैच में हो गई, सूर्य से बढ़ती के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार। इसके अलावा यह सूरज की सबसे निकटतम ग्रह है, ये आपने बताया अभी। सूरज की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेता है। ये लल्लन टॉप बातें मैं अंदर में करूंगा, ठीक है। ये जो परिक्रमा सरिक्रमा जो कंफ्यूजन रहता है कि अपने पोल पे भी परिक्रमा करते हैं क्या, सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं क्या, तो ये सब कंफ्यूजन आपको अंदर में दूर होगी इसी वीडियो में। फिलहाल इतना समझिए, बुध सबसे छोटा है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। इनके अलावा यहाँ पे लिखा भी है कि बुध सबसे छोटा है, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है, यहाँ पर कोई वायुमंडल भी नहीं होती पृथ्वी के जैसा। इसके अलावा यहाँ पर तापांतर काफी अधिक होता है। तापांतर मतलब समझ रहे हैं ना, कि तापमान में अंतर, तापमान में अंतर, तापांतर मतलब दिन के समय काफी हाई टेम्परेचर और रात के समय काफी ठंडक। ये कहाँ होती है, बुध के समय। दिन के समय देखिए ना 467 डिग्री तक टेम्परेचर चल जाती है और रात के समय -170 डिग्री तक चल जाती है। घासों जम जाता होगा। इसके अलावा घास तो सबसे पहले होता ही नहीं है, मैं ऐसे मतलब बताने के लिए बताया भाई, टेम्परेचर जो इतना कम हो गया इसके लिए। शुक्र जो है ये वीनस, शुक्र ग्रह का आकार कैसा है, पृथ्वी के समान, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पृथ्वी का बहनी। इसके अलावा शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला तारा, सबसे गर्म ग्रह, ये सभी के सभी आप जो है शुक्र ग्रह को पुकार सकते हो। इसके अलावा सौर मंडल में जो है सर्वाधिक सौर किरण जो होते हैं ना, सौर ऊर्जा का जो किरण होती है उसको जो है रिफ्लेक्ट, परावर्तन करने के कारण, परावर्तन यहाँ लिखा है, परावर्तन लिखिएगा है ना, चमकीला ग्रह भी माना जाता है। सबसे ज्यादा जो किरण को है परावर्तित करते हैं कौन, आपका शुक्र। इसके अलावा यह सभी ग्रहों में विपरीत उल्टा दिशा में चक्कर लगाती है। ये भी एक उल्टा दिशा में चक्कर लगाती है और एक ग्रह और आगे आएगा जिसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, वो भी लगाती है। तो 2 ग्रह जो है आपके उल्टा चक्कर लगाती है सौर जो है आपके सिस्टम में। मुझे बताइए कि पृथ्वी कैसा चक्कर लगाता है, पूर्व से ईस्ट टू वेस्ट लगाते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट लगाते हैं? तो आप कहोगे कि ये जो है
पश्चिम से पूर्व लगाते हैं हमारा पृथ्वी। तो हम पृथ्वी मतलब सीधा समझते हैं, और उल्टा कहें तो इसका उल्टा समझ लीजिएगा, यानी पूर्व से पश्चिम लगाते हैं आपका सूर्य चक्कर। अब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जो सीधा माना जाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल पाए जाते हैं। एक एक बात एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन लाएगी जी, इसी में से लाएगा। आप आराम से सुनते रहिए, 20 25 30 मिनट समय देने से कोई वो नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर आपने 2 नंबर फिक्स कर लिया तो कल की जो है रास्ते आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएंगे, है ना। पृथ्वी ये हमारी तीसरी ग्रह है, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार हम बात कर रहे हैं। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है, राम श्याम सैम अरुण सब पाए जाते हैं। इसके अलावा जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 71% जल ही है। इसके अलावा जो आपका पृथ्वी का अक्षीय झुकाव है, कई दफा एग्जाम में पूछा गया है, तो 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है, तथा कक्षीय झुकाव जो है ये 66.5 डिग्री है। इन दोनों को जोड़िएगा ना, इन दोनों का जोड़ेंगे ना तो कितना 80 या 36 89 90 डिग्री होगा, है ना भैया। 90 डिग्री ऐसे ही नहीं पढ़ाया जाता हमें मान त्रिकोणमिति में कि 90 का क्या होगा 30 का 60 का, ये सब क्या है कारण है भाई। इसके अलावा सूरज के बाद पृथ्वी से निकटतम तारा प्लेक्सिमा सेंचुरी होता है। तो यहाँ पे आप कहोगे सूरज के बाद, है ना, तो डायरेक्ट नहीं है क्या तारा, है ना, तो भाई सूरज भी तारा है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा कौन सा है तो सूरज बता देना है आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सूरज के बाद लिखा है ना तो प्रेक्सिमा सेंचुरी बताना होगा, ठीक है। इसके अलावा पृथ्वी का एकमात्र अपना उपग्रह है चंदा मामा, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अभी चंद्रयान 3 जो है धूम मचाया है इंडिया का, जो है पहुंच गया है वहां पे। आप समझते हैं कि 14 दिन तक जो है वहां पे वो वर्क करेगा, क्योंकि जानते हैं कि पृथ्वी के 14 दिन के बराबर चंद्रमा पे एक दिन होता है। इसके अलावा हम चांद का थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से भी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी की क्वेश्चन आती है। चंद्रमा की आंतरिक स्थिति का अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का पिछला वो अंधकारपूर्ण भाग जिसे शांति की सागर कहते हैं, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटीज कहते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर दिन की अवधि पृथ्वी के दिन के अवधि के 14 गुना बड़ा होता है। चंद्र ग्रहण कब लगती है और सूर्य ग्रहण कब होती है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपके लिए तो नहीं, सूर्य ग्रहण नहीं है, चंद्र ग्रहण कब होती है और पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। मैं ये भी देखना चाहूँ कि आप कितने अच्छे से जो है तैयारी कर रखें, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन हमको लगता है कि 200 बार एग्जाम में तो जरूर आया होगा, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर आप लोग मुझे कॉमेंट कीजिएगा, जो लास्ट में तो मैं बता ही दूंगा। इनके अलावा मंगल मार्स ग्रह हमारा, ये क्या है भाई, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड यानी लौह ऑक्साइड की उपस्थिति पाई जाती है। मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह ऋतु परिवर्तन होती है ना। इसके 2 प्रमुख उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। आपने अभी तक बुध देखा, शुक्र, पृथ्वी, अब मैं मंगल देख रहा हूँ। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह तो था ही नहीं, पृथ्वी के पास एक चंद्रमा था, अब मंगल को देख रहा हूँ तो इसके पास 2 है, फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस उपग्रह जो है ये होल जो है आपका सौर मंडल या फिर ब्रह्मांड, इनके सबसे छोटे उपग्रह हैं, ठीक है। इसके अलावा निकस ओलंपिया पर्वत का नाम है, माउंट एवरेस्ट के लगभग 3 टाइम है। ओलंपिक्स मेसी ज्वालामुखी का नाम है, ये आपका मंगल ग्रह पे ही स्थित है। आओ कहाँ से पूछोगे, आओ पृथ्वी, जुपिटर। अब हम आ जाते हैं जुपिटर हमारा 5वां ग्रह है, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार और आकार के अनुसार ये सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर। यह गैसों से निर्मित ग्रह है, इसीलिए यहाँ पे जीवन जो है संभव नहीं है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। जिस प्रकार से सूर्य के अंदर बहुलता होती है आपका हीलियम और हाइड्रोजन की, उसी प्रकार से आपको जुपिटर पे भी देखने को मिलेगा। बृहस्पति ग्रह में रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं। अभी आपने इससे पहले देखा था कि किरीट के कोरोना में जो कालू धब्बा होता है, काला काला, सूर्य के जो एक भाग है किरीट कोरोना, इसमें जो काला काला धब्ब होता है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड पाए जाते हैं। यहाँ पे आप बृहस्पति में देखेंगे कि रेडियो तरंगे प्रसारित होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पृथ्वी के वायुमंडल की बात करेंगे तो आयन मंडल में हम रेडियो तरंग वगैरह प्रसारित करते हैं, ठीक है। तो हर चीज को रिलेट करना सीखिए, आपको चीजें अपने आप इजी होते चली जाएगी। 2-4 बच्चे जो कमेंट कर रहे हैं कि रिलेशन वाला मेथड काम आता है, बहुत काम आता है भाई, इस पे तो मैं जीता जाता हूँ, उदाहरण मैं खुद हूँ, है ना। तो काम तो आती ही है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। जो काम नहीं आएगा वो तो मैं खुद ही नहीं बताऊंगा, है ना भाई। बृहस्पति ग्रह की उपग्रह गैनामीड है, जो सबसे बड़े उपग्रह हैं सौर मंडल में। और अभी अभी आपने देखा था कि फोबोस जो है ना, ये डिमोस जो है ये आपका सबसे छोटा उपग्रह था जो मंगल का था। कहाँ गया भाई, आजा,
मंगल का सबसे छोटा उपग्रह कहाँ गया भाई, ये देखो डिमोस है ना। और आपका जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनामीड, ये सौर मंडल के सबसे बड़े उपग्रह हैं, ठीक है। शनि का एक उपग्रह पूछा जाता है जिसका नाम है टिटान, है ना। टाइटन लिखा रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इससे मिलता जुलता जो है अरुण के पास भी है, टिटान हो जाएगा ना। टिटान टहर्सी का टॉ का नौ, है ना। अब ऑप्शन में खाली एक कोई है नाम है तो ठीक है, लेकिन जब टाइटनो है, टिटानो है और शनि का उपग्रह पूछा है तब टिटान मारना है आंसर, ठीक है। शनि के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, वैसे तो और भी ग्रह के चारों ओर रिंग्स पाए जाते हैं, लेकिन शनि का रिंग्स काफी पॉपुलर है। इसमें 7 वलय पाए जाते हैं। अभी आपने जो ग्रह वाला इमेज देखा था उसमें स्पष्ट दिखाया गया था, इस प्रकार से शनि ग्रह को घेर रहा था, ठीक है। इनके अलावा यह सौर मंडल का चपटा ग्रह है, चपटा ग्रह हुआ, पिचका हुआ ग्रह है शनि, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं अरुण जी के पास। अरुण ग्रह में क्या होती है, मीथेन गैस की बहुलता होती है, इसी कारण जो है यह हरा रंग का दिखता है, यानी हरा ग्रह अगर आपसे पूछे तो अरुण को बताना। यह ग्रह भी उल्टा चक्कर लगाता है। एक कौन लगा रहा था उल्टा चक्कर, एक आपका शुक्र लगा रहा था और एक आपका अरुण लगा रहा था। तो दोनों ग्रहों को ध्यान रखेंगे, ये उल्टा दिशा में चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार से नर्मदा और ताप्ती नदी उल्टा दिशा में बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी ग्रह उल्टा चक्कर लगाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। इसके अलावा वरुण, वरुण क्या है, सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण ये सबसे ठंडा ग्रह होगा, ठीक है भाई। आप अलाव यहाँ पे जल रही है, ये अलाव जल रही है और यहाँ पे चारों राम श्याम मोहन है, वो यहाँ पे लड़का है, ये झगड़ुआ है, ये अब रमेश बहुत दूर बैठा है, तो रमेश को सबसे कम टेम्परेचर मिलेगा तो सबसे कूल रहेगा। ऐसे ही सबसे दूर आपका वरुण है तो वरुण सबसे ठंडा रहता है, तो ये तो लॉजिक वाली बात। अब हम आए यहाँ पे करेंगे जी परीक्षा वाली बात। जैसा कि मैंने इसमें बताया था, ये तो सौरमंडल से जो है बेसिक जानकारी थी आपकी, क्या क्या होती है ग्रहों वगैरह के अंदर जो आपके काम के थे। वैसे तो बहुत सारी चीजें जो मैंने छांट दिया है ना। ये परीक्षा वाली विशेष बात यहाँ पे करेंगे। जो बच्चे के मन में ये रहता है कि कौन परिक्रमा पूरा करता है, अपने अक्ष पे भी होता है क्या, तो सबसे पहले तो आंसर है हाँ, अपने अक्ष पे भी लोग, अपने जो ग्रह हैं ये अपने एक्सिस पर भी परिक्रमा करते हैं और सूर्य के भी परिक्रमा करते हैं, ठीक है। सूर्य के भी परिक्रमा करते हैं और अपने एक्सिस पर भी परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा से 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन करते हैं। तो जैसे ही अभी मैंने पास्ट में अभी इधर ही बात कर लिया था, बुध जो है सबसे कम समय में यानी 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेते हैं। सबसे अधिक दिन बात करेंगे तो भाई मैंने बताया था कि जो सबसे नजदीक रहेगा, मान लीजिए ये स्कूल है, ये आपका स्कूल है और इधर आपका राम का घर है, इधर आपका मोहन का घर है, तो स्कूल कौन जल्दी पहुंचेगा अगर राम और मोहन दोनों की हाइट सेम है। क्योंकि भाई हाइट बड़ा होगा तो टांग जो डेग जो है, टांग की जो लंबाई है कदम की, बड़ा छोटा हो जाएगा। इसीलिए पहले बता दूं कि दोनों की हाइट सेम है राम और मोहन की, तो स्कूल पहले कौन पहुंचेगा। तो आप ऑब्वियसली कहोगे भाई राम पहले पहुंच जाएगा क्योंकि इसका घर यही है, मोहन का यहाँ है, दोनों की लंबाई और चलने की स्पीड सेम है, तो पहले राम पहुंचेगा। तो इस प्रकार से भले स्पीड सेम ना हो, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो है 100 एक आध हजार किलोमीटर कुछ होने होता है, वहां के लिए एकदम कम जो है आंकड़ा है। तो इस हिसाब से बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य का 88 दिन में चक्कर लगा लेता है। और जो सबसे दूर है वरुण, है ना, जिसको सबसे कम जो है टेम्परेचर मिल रहा था, सबसे कूल ग्रह रहता है सौरमंडल का वरुण, तो ये सबसे अधिक समय 164 वर्ष में जो है सूर्य का चक्कर लगा पाता है। तब तक आदमी 3 बार जन्म लेगा, है ना भाई। इनके अलावा ये तो हो गई सूर्य की परिक्रमण वाली, ठीक है। अब अपने एक्सिस पे कौन सबसे पहले चक्कर लगाता है, तो उसे हम अपने एक्सिस पर जो चक्कर लगाता है उसे हम परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। 2 करोड़ बार यहां से क्वेश्चन बना है कि परिभ्रमण क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। तो परिक्रमण होता है सूर्य का परिक्रमा करना। जैसे आप भोलेनाथ के मंदिर जाते हो तो आप परिक्रमा करते हो कि परिभ्रमण करते हो भाई, तो आप परिक्रमा करते हो। आप कहोगे जी हम परिक्रमा करते हैं, मंदिर का 5 बार परिक्रमा करते हैं, और ऐसा माना जाता है कि अगर आपने 16 सोमवार तक परिक्रमा किए तो आपको भी अच्छी जो है पत्नी मिलेगी, ठीक है। तो भैया ऐसा, तो ये परिक्रमा करते हैं मंदिर का, है ना। अब परिभ्रमण जो है अपने एक्सिस पे होता है। तो जब सूर्य
का चक्कर लगाता है तो परिक्रमण, और जब अपने एक्सिस पे होता है तो इसे परिभ्रमण कहा जाता है। और तब देखिए अपने एक्सिस पे सबसे कम समय में कौन चक्कर पूरा कर लिया है, तो बृहस्पति। तो यहाँ से दुइये को क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे पहले परिक्रमा कौन पूरा करता है, तो बुध, और अपने एक्सिस पे सबसे पहले कौन चक्कर पूरा करता है यानी परिभ्रमण कर लेता है, तो आपका बृहस्पति। इस क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में कैसे पूछेगा एग्जामिनर, किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है, तो भी बृहस्पति आंसर होगा। किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है, तो बुध आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बाद बाकी आपको कुछ इस डेटा में से याद नहीं रखना है। एक डेटा जरूर याद रखना है कि उपग्रह जो है सबसे अधिक शनि के पास हो गया है। ये 82 तो पुराना डाटा है, अब और भी ज्यादा हो गया है। फिर बृहस्पति के पास चला गया था लेकिन फिर से शनि के पास आ गया है। इसके अलावा अब जो है थोड़ा बहुत डिफिनीशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। जैसे धूमकेतु किसे कहते हैं या पुच्छल तारा किसे कहते हैं। यह गैस का है, यह गैस या कणों से निर्मित होती है जो अनियमित कक्षा में परिक्रमा करती है सूर्य की, उसे क्या कहते हैं, धूमकेतु या पुच्छल तारा। अगर यही चीज नियमित कक्षा में परिक्रमा कर रहा होता तब तो ये धूमकेतु भी ग्रह बन जाता, समझ रहे हैं ना। इसके अलावा उल्का पिंड, ये उल्का पिंड की है, ये भी धूल एवं गैस की बनी है। यूं माने कि ब्रह्मांडे जो है लगभग सब चीज धूले गैस की बनी है भाई, है ना। तो ये जो है धूल या गैस से निर्मित लघु पिंड है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की ओर आते हैं और वायुमंडल में जो घर्षण होती है, वायुमंडल में जो इनके घर्षण पैदा मतलब घर्षण से रुकावट जो पैदा होती है उसके कारण ये जलकर नष्ट हो जाती है और पृथ्वी पे पत्थर के रूप में, है ना, गिरती है आपका क्या, उल्का पिंड। जहां गिरती है वहां पर विनाश लाती है, झील वगैरह का निर्माण हो जाती है। इसके अलावा क्षुद्र ग्रह, इसे एस्ट्रॉयड कहते हैं, है ना। ये कहां चक्कर लगाती है यही आपसे पूछता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में चक्कर लगाता है। आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायक के नाम पे क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया था। कल या परसों बताया था मैंने। तीव्र गति से घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा को पल्सर कहते हैं। ये जो पल्सर गाड़ी आपने 150 सीसी का देखा होगा, तो ये जो पल्सर है ये नाम कहां से आया, तो ये भाई जो तीव्र गति से घूमते हुए न्यूट्रॉन तारा होते हैं उसे पल्सर कहा जाता है। चंद्रशेखर सीमा भारत के महान वैज्ञानिक सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1930 में दिए थे, तो ये बात भी ध्यान रखना है। ये क्या था भाई चंद्रशेखर सीमा, इन्होंने बताया कि भाई जो आपका 1.44 अगर सूर्य के दरम्यान से 1.44 दरम्यान किसी तारे का है या फिर इससे कम है या फिर इससे ज्यादा है, तो ये अलग अलग स्टेज में जाके जो है नाश होता है या फिर मृत्यु को प्राप्त करता है तारा वगैरह। तो 1.44 द्रव्यमान से अपना रिलेशन स्थापित किया था सूर्य के साथ, इसे चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, ये जो भी बात होगी सब एग्जाम में आए हुए और एग्जाम में आने वाली बात है भाई, ठीक है। तारों का रंग जो है ये तापमान पर निर्भर करता है। जो तारा जितना चमकीला होगा उसका समझिए उतनी जल्दी मौत होने वाली है, यानी उसकी समय नजदीक आ गई है, ठीक है। सबसे अधिक टेम्परेचर वाली तारा का रंग जो है नीला होता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आप भी जो है वेल्डिंग वाले मशीन कभी देखे हैं जो ऐसे मतलब एकदम लौ जो है एकदम बढ़िया स्थिति में एकदम फास्ट निकलती है, जो आपका गैरेज वगैरह में रहता है, वेल्डिंग में मशीन के लेथ मशीन के पास भी रहते हैं वेल्डिंग करने वाले, है ना। तो आप देखोगे कि उसकी लौ बहुत नीला दिखता है। क्या नीला रंग मिलाया गया है? नहीं भाई, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है भाई तभी नीला दिखता है ना। इसके अलावा ग्रहों के गति का नियम किसने दिया है, केपलर ने दिया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। महाविस्फोटी सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी कौन दिए हैं, तो जॉर्ज लमेतर दिए हैं, और ये आजकल के ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो है इन्हीं थ्योरी को मान्यता दिया गया है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि जो सप्तर्षि तारा मंडल है जो 7 ऋषियों के नाम पे रखा गया है, तो उसे और किस नाम से जानते हैं, तो आप कहोगे उर्सा मेजर, बिग डीपर या ग्रेट बियर। ये तीनों नाम से जानते हैं हम किसे, सप्तर्षि तारा मंडल को। इसके अलावा अपसौर की घटना, सबसे पहले अफेलियन क्या होती है, तो जब पृथ्वी और सूर्य एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर चली जाती है दूसरे दिन की अपेक्षा, तो इस घटना को अपसौर कहा जाता है। और ये डेट फिक्स है 4 जुलाई। 4 जुलाई को जो है अपसौर की घटना होती है। 4 जुलाई को अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस भी है, ध्यान रखें। इसके अलावा एक होती है इसका उल्टा उपसौर। ये उपसौर क्या होती है, जब इसी का जस्ट विपरीत समझ लीजिए। अभी आपने देखा कि पृथ्वी से सूर्य काफी अधिक दूरी पे रहेगा तो इस घटना को अपसौर कहेंगे। और जब पृथ्वी से मान लीजिए ये एवरेज था दूरी, अब यहाँ आ गया सूर्य, तो एवरेजों से जब कम हो रहा दूरी पे आ जाता है ना सूर्य पृथ्वी के रिलेशन में, तो इसे उपसौर कहते हैं, परहिलियन कहते हैं। यह आपका 3 जनवरी को होता है। विषुव क्या होता है, इक्विनॉक्स, जब दिन और रात की अवधि समान हो। ये 21 मार्च और 23
23 सितंबर को घटना घटती है, जिसमें 21 मार्च वाले को बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर ठंडा का महीना रहता है, इसे शरद विषुव कहते हैं। नॉर्वे को जो है मध्य रात्रि का सूर्य कहा जाता है और जापान को उगते हुए सूर्यों का देश या निप्पन कहा जाता है, निप्पन। ठीक है, इनके अलावा सूर्य ग्रहण कब होती है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में। देखिए, जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण याद रखने में कंफ्यूजन हो तो आपको क्या करना चाहिए? सूर्य ग्रहण में पहला चीज चंद्रमा लिखा रहेगा, चंद्र ग्रहण में पहला चीज पृथ्वी लिखा रहेगा, और अन्य बाकी आप तो जानते हैं कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी में रिलेशन बनाना है, तो भाई जो पहला लिखी गया तो बाद में 2 को बचेगा, तो इस पहला के बारे में बताएगा कि इन दोनों के बीच में आ जाती है। देखिए यहाँ पे पहला वाला लाइन पढ़िए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो पहले चंद्रमा अगर बीच में टपक रहा है तो सूर्य ग्रहण है ना, पृथ्वी बीच में आ जा रही है तो चंद्र ग्रहण है ना। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को याद रखने के तरीके हैं। तो दोस्तों ये थे आज में के जो है सौर मंडल के ऊपर वीडियो। मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कुछ क्वेश्चन आ पाएंगे आपके सौर मंडल से, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। एक चीज और ध्यान रखिएगा, शुक्र ग्रह को पीला ग्रह कहा जाता है, हाँ शायद इसमें बताया हूं मैंने, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप सारे टॉपिक वाइज पीडीएफ भी और 57 क्लास की जो नोट है हमारी, जो हमने 57 क्लास जो है चलाए हैं आगामी सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, उनका भी नोट आपको मिल जाएगा मात्र 25 रुपए के अंदर। तो आप क्लिक करके पीडीएफ के रिगार्ड में बात कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।